नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल बाय एमडी थीवर पर। दोस्तों, आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वो क्लास नंबर 17वां होने वाला है। और आज के क्लास का जो हमारा विषय रहने वाला है वो शिक्षण अभिरुचि, जिसको आप लोग सीडीपी के नाम से जानते हो। और आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो मैराथन क्लास सेकंड रहने वाला है। तो इससे पहले मैंने आप लोगों का क्लास नंबर 16वां लिया था, उसमें मैराथन क्लास फर्स्ट को चलाया था, जिसमें आप लोग का जो सीडीपी का सब्जेक्ट है अर्थात शिक्षण अभिरुचि का जो सब्जेक्ट है उसमें जितने भी आप लोग का जो टॉपिक है सारे टॉपिक में से क्वेश्चन लेकर आए थे आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग का जो तैयारी है वो बेहतर तरीके से हो पाए। तो आज का क्लास जो रहने वाला है हमारा 17वां क्लास रहने वाला है, और जो टॉपिक है वो मैराथन क्लास सेकंड रहने वाला है, जिसमें आप लोग का ना जितने भी टॉपिक है सारे टॉपिक में से जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है उन सारे प्रश्नों को मैं लेकर के आऊँ, ताकि आप लोग का जो तैयारी है वो बेहतर तरीके से हो पाए। और आपको इसी को आप लोगों को टेस्ट सीरीज मान करके चलना है, ठीक है। आज का क्लास जो हमारा होने वाला है वो उसमें टोटल मैं आप लोगों के लिए 30 क्वेश्चन लेकर आया हूँ, और 30 मार्क्स का ये रहने वाला है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, सबसे पहला ये ट्राई कीजिएगा कि आप लोग इन 30 प्रश्नों में से कितना प्रश्न आप लोग का सही बनता है, ये सबसे पहले आप लोगों को ट्राई करना है। मतलब ये है कि आप लोग पहले 1 से लेकर के 30 तक की प्रश्नों को देखो, और उसके बाद खुद से आंसर देने की कोशिश करो मेरा आंसर देने से पहले। और खुद को ट्राई करो कि आप लोग का ये 30 प्रश्नों में से और कितना प्रश्न आप लोग का सही होता है, और 30 नंबरों में से कितना नंबर आप लोग को मिलता है, ये ट्राई कीजिए। कम से कम आप लोगों का 20 नंबर तो करेक्ट होने ही चाहिए इतने सारे प्रश्नों में से, ठीक है। क्योंकि आप लोग को इतना दिन हो गया तैयारी करते हैं, ठीक है। तो आप लोग का तो कम से कम 30 में से 20 प्रश्न तो सही होने ही चाहिए, ये मान करके चलो आप लोग को, ठीक है। तो आप लोगों को इसी प्रकार से बनाते हुए चलना है, ठीक है। और आज का जो क्लास का जो पीडीएफ रहेगा ना वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, और इसका जो टेलीग्राम का जो लिंक रहेगा ना वो डिस्क्रिप्शन पर डाल दूंगा, जा करके सीधे वहाँ से क्लिक करके टेलीग्राम चैनल पर चले जाइएगा। या आप लोग सर्च मार सकते हो टेलीग्राम पे जा करके बाय एमडी धीवर करके ना, तो वहाँ आप लोग का इसका ना पीडीएफ भी मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड करके दूसरा ले लीजिएगा, ठीक है। और आप लोगों के लिए मैं इसका आंसर ना जो टेलीग्राम में जो पीडीएफ डालूंगा उसमें नहीं डालूंगा। वो क्यों नहीं डालूंगा, तो सबसे पहले आप लोग ये जान लो, केवल मैं प्रश्न आप लोग को डालूंगा ना, तो आप लोगों का माइंड जो रहेगा ना वो क्रिएटिविटी माध्यम से सोचने लगेगा कि अगर आंसर नहीं है तो इसका क्या आंसर था, मैंने तो यूट्यूब चैनल पे देखा हुआ था इसका आंसर, या मैंने तो इसको पढ़ने के बाद क्या हो सकता है। इस प्रकार से जो आपका माइंड रहेगा ना वो क्रिएटिविटी के माध्यम से समझने की कोशिश करेगा। और आंसर को मैं दे दूंगा तो डायरेक्ट देख लेगा आपका माइंड जो है वो, तो वो तो ज़्यादा क्रिएटिविटी नहीं कर पाएगा, ठीक है। इसलिए मैं इसका आंसर इसमें नहीं डालूंगा। और इस वीडियो को देख लेने के बाद, इस क्लास को देख लेने के बाद आप क्या कीजिएगा, जो पीडीएफ मैं दूंगा ना उसको जा करके देखिएगा, और खुद से आंसर लेने की दोबारा कोशिश कीजिएगा। जब 2 बार आप लोग एक बार आंसर को देख लोगे, दूसरे बार खुद से टिक लगा लोगे ना, तब आप लोग इस प्रकार के प्रश्न ना जो आएगा ना वो आप लोग कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। तो ये बात भी आप लोग याद रखिएगा। और उसके बाद मैंने आप लोगों के लिए बोला था कि आप लोग का जो शिक्षण अभिरुचि है जो 30 नंबर का आने वाला है, उसके अलावा जो आप लोग का रीजनिंग का जो सामान्य मानसिक योग्यता का जो आप लोग का विषय है वो भी 30 नंबर का आने वाला है। मैंने आप लोग को बोला था कि जब तक कि आप लोगों का एग्जाम नहीं हो जाता, पर डे एक ना एक कम से कम मैराथन क्लास लेकर आऊँगा, वो भी आप लोग का शिक्षण अभिरुचि का, या तो आप लोग का जो रीजनिंग का जो टॉपिक है ना उसमें का एक मैराथन क्लास लेकर आऊँगा, दोनों में से। क्योंकि इन दोनों ही सब्जेक्ट ऐसा है जो बहुत ही ज़्यादा फैक्टर है आप लोगों के लिए, यही आप लोग का सिलेक्शन दिला सकते हैं, मतलब सबसे ज़्यादा मार्क्स दिलाने में यही दो जो सब्जेक्ट वो काम होने वाला है, ठीक है। तो ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, बीच में स्किप करके जाइएगा तो वो आपकी गलती होगा। मतलब अगर आप लोग का जो टेस्ट सीरीज टाइप से जो क्वेश्चन आ रहा है ना वो बिल्कुल ज्वाइन कीजिएगा, आप लोग बिल्कुल छोड़ नहीं सकते। अभी का जो तैयारी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और अभी जितना ज़्यादा आप लोग तैयारी करोगे ना उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए। अभी जितना तैयारी करेगा वही फैक्टर रहेगा, मतलब वही डिसाइड करेगा कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं, आपका मार्क्स कितना आने वाला है, ठीक है। तो इसलिए नए से नए जितना ज़्यादा क्वेश्चन हो सके और मैराथन जो क्लास है उसको लेने की आप लोग कोशिश करो। चलिए ज़्यादा बात नहीं करता, सीधा प्रश्न क्रमांक फर्स्ट को ध्यानपूर्वक पढ़िए। सबसे पहला, बच्चे के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आपको ये बताना है कि ये जो कथन आप लोग को ये जो चारों दिया है ना उसमें कौन सा कथन सही है, आप लोगों को ये बताना है। सबसे पहला देखो क्या कहा है, बच्चे ज्ञान के निष्क्रिय प्राप्त करता है। दूसरा, बच्चे समस्या समाधान करता होते हैं। तीसरा, बच्चे वैज्ञानिक अन्वेषक होते हैं। चौथा, बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक होते हैं। ऑप्शन ए 1, 2 और 4 सही।
ऑप्शन बी 1, 3 और 4 सही, ऑप्शन सी 1, 2 और 3 सही, या ऑप्शन डी 2, 3 और 4 सही। तो क्या इसका आंसर होगा, पहले दोबारा आप लोग फिर से पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, टाइम लगेगा फिर भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप लोग का जो आंसर है वो गलत नहीं होने चाहिए, चाहे टाइम कितना भी लग जाए, ठीक है, वो दिक्कत नहीं है। आप लोग को ये है कि पढ़ने में थोड़ा सा मुश्किल होगा तो वीडियो को बीच में रोक लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, उसमें आराम से पढ़ लीजिए, उसके बाद आंसर आप लोग दीजिए। तो सबसे पहला बताइए प्रश्न क्रमांक फर्स्ट का क्या इसका आंसर होगा, फिर मैं आप लोगों को विस्तार पूर्वक इसका आंसर दूंगा। तो प्रश्न क्रमांक 1 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी 2, 3 और 4 सही हो जाएगा। कैसे? तो सबसे पहला प्रश्न क्रमांक 1 को पढ़ो, क्या बोला है, बच्चे के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, बोला है सही है, तो कौन कौन सा कथन सही है। तो सबसे पहला दूसरा को देखो, बच्चे समस्या समाधान करता होती हैं, तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि एक जो बच्चा होता है वो जो किसी प्रकार की उसको समस्या आता है तो वो खुद ही अपने समस्याओं का ना समाधान खुद ही कर लेते हैं। और हमारे जो मनोवैज्ञानिक हैं ना, जो बच्चों के बारे में शोध करते हैं, उन्होंने भी यही कहा है कि बच्चे समस्या समाधान करता होते हैं, मतलब अपनी समस्याओं का समाधान वो खुद कर लेते हैं, हमारी उनको समाधान करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ता। तो ये जो प्रश्न तो ये जो टॉपिक दूसरा है, तो ये जो दूसरा है वो सही हो जाता है आप लोगों का। उसके अलावा तीसरा को पढ़ो, बच्चे वैज्ञानिक अन्वेषक होते हैं, ये बात भी सही है। हमारे जो मनोवैज्ञानिक है ना, उन्होंने भी कहा है कि बच्चे जो है ना वो बच्चे वैज्ञानिक अन्वेषक होते हैं। तो इस प्रकार से तीसरा जो है बच्चे वैज्ञानिक अन्वेषक होते हैं, ये भी सही है। मतलब ये है कि खोजबीन के माध्यम से जो बच्चे हैं ना वो किसी भी चीज़ के लिए अन्वेषण करते हैं, खोजबीन करते हैं, तो ये भी आप लोग का सही हो जाएगा। उसके अलावा चौथा को देखो, बच्चे पर्यावरण के प्रति सक्रिय अन्वेषक होते हैं, तो ये भी आप लोग का सही हो जाएगा। जो बच्चा होता है वो पर्यावरण के प्रति सक्रिय अन्वेषक होते हैं, मतलब किसी कार्य को लेकर, पर्यावरण को लेकर वो सक्रिय रूप से जिज्ञासु होते हैं, सोच में पड़ते हैं और इसका समाधान भी करते हैं, अन्वेषण करते हैं कि ये आखिर है तो ऐसा क्यों है बोल के। तो ये भी आप लोग का सही हो जाएगा। केवल जो गलत है वो आप लोग का पहला वाला जो है ना वो गलत हो जाएगा। कैसे? तो ध्यानपूर्वक पढ़ो इसको, बच्चे ज्ञान के निष्क्रिय प्राप्त करता है। निष्क्रिय मतलब क्या होता है? सुस्त रहते हैं क्या बच्चा, ये बताओ, किसी प्रकार की उसमें रुचि नहीं होती है क्या, आप लोग ये बताओ। तो ये वाला जो फर्स्ट है ना वो गलत हो जाएगा, निष्क्रिय प्राप्त करता नहीं, सक्रिय प्राप्त करता होती हैं, तो ये गलत हो जाएगा। और सबसे पहला मैंने आप लोगों का जब भी सीडीपी का आप लोग का क्लास लिया है, शिक्षण अभिरुचि का जब भी मैंने आप लोगों का क्लास लिया है, मैंने एक बात आप लोगों को हमेशा बोला है, वो क्या? तो सबसे पहला बात मैंने बोला है कि अगर प्रश्न पॉजिटिव है तो आप लोगों को पॉजिटिव ही आंसर लेना है। और एक बात और मैंने आप लोग को बोला है कि बच्चे कभी गलत नहीं होते, बच्चे कभी बुरे नहीं होते, आप लोगों को यही बात याद रखना है। चाहे शिक्षक है वो बुरे हो सकते हैं, गलत हो सकते हैं, स्कूल प्रबंधन गलत हो सकते हैं, स्कूल गलत हो सकते हैं, लेकिन बच्चे कभी गलत नहीं होते, ये मैंने आप लोग को बोला है। और प्रश्न पॉजिटिव है तो आप लोगों को आंसर भी पॉजिटिव लेना है, ये भी मैंने बोला है आप लोगों को। तो देखो इसमें पहला में क्या बोला है, बच्चे ज्ञान के निष्क्रिय प्राप्त करता होते हैं, तो निष्क्रिय मतलब क्या होता है? निगेटिव ही ना होता है। और प्रश्न अगर पॉजिटिव बोला है तो आप लोगों को आंसर भी पॉजिटिव लेना है, बोला है मैंने। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 1 का जो करेक्ट आंसर होगा वो आप लोग का ऑप्शन नंबर डी 2, 3 और 4 सही हो जाएगा, और जो ये वाला 1 है वो गलत हो जाएगा। आप लोगों को समझ में आया प्रश्न क्रमांक फर्स्ट किस प्रकार से आप लोगों का एनालिसिस करना है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग ना प्रश्न क्रमांक दूसरा को भी करते हुए चलते हैं, ठीक है। ध्यानपूर्वक इसको भी पढ़िएगा आप लोग, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक दूसरा को ध्यानपूर्वक पढ़िए, इसमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है, मतलब आप लोग को इसमें जो गलत होगा ना, असत्य होगा ना, उसको आप लोगों को बताना है। ऑप्शन ए को देखो, रुचि जन्मजात होती है, बी को देखो रुचि सीखने में सहायक होती है, ऑप्शन सी को देखो रुचि निष्क्रियता निर्मित करती है, ऑप्शन डी को देखो रुचि मानसिक स्थिति को प्रकट करती है। तो ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए दोबारा, और इसका आंसर होगा सबसे पहला आप बताइए, फिर इसका ना मैं आंसर आप लोगों को दूंगा। तो प्रश्न क्रमांक 2 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी रुचि निष्क्रियता निर्मित करती है, करेक्ट हो जाएगा। मुझे पता है कि अनेक लोगों ने ना ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट लिया होगा, क्योंकि उनको पता चल गया है कि अगर असत्य कथन पूछा है, मतलब निगेटिव पूछा है, तो उनको आंसर भी निगेटिव लेना है। ये आप लोगों ने सही किया होगा, ये मुझे उम्मीद है, क्योंकि रुचि निष्क्रियता निर्मित करती है। निष्क्रियता मतलब वो जो डीएक्टिवेट होता है ना, वो निर्मित करती है। तो जो एक रुचि होता है वो सक्रियता निर्मित करती है, ना कि निष्क्रियता निर्मित करती है। आप लोग
मुझे ये बताओ, आप भविष्य में शिक्षक बनना चाहते हो, टीचर बनना चाहते हो, इसके लिए आप लोग की रुचि है ना कि मुझे बच्चों को पढ़ाने हैं, मुझे आगे बल्कि शिक्षक बनना है, इसमें रुचि है ना, तब ना आप लोग दिन रात मेहनत करके इतना ज़्यादा मेहनत कर रहे हो और तैयारी कर रहे हो ताकि मुझे एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ला करके मेरा अच्छा जो गवर्नमेंट कॉलेज है उसमें सिलेक्शन हो जाए। आपकी रुचि है तब ना आप लोग इसमें इसकी तैयारी कर रहे हो, है ना। तो इस प्रकार से देखो, तो अगर आप लोग ऑप्शन ए को देखो, रुचि जन्मजात होती है, तो ये जो रुचि है वो जन्मजात भी होती है, क्योंकि देखो रुचि एक भावना है जो किसी व्यक्ति को किसी खास काम सीखने अर्थात खास काम को करते समय चौकस और शामिल करती, मतलब चौकस रूप से वो रहता है और उस काम को करने के लिए उसको शामिल करता है, रुचि पैदा करता है। तो रुचि को हम सहज गतिविधियों के लिए भी प्रेरित करते हैं, मतलब रुचि जो है ना वो हम सहज गतिविधियों के लिए भी हमें उत्साहवर्धक होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 2 का करेक्ट आंसर क्या होगा, जो नेगेटिव जो आंसर होगा वो रुचि निष्क्रियता निर्मित करती है, वो हो जाएगा निष्क्रियता, मतलब डीएक्टिवेटेड जो होता है वो हो जाएगा। बाकी बी को देखोगे, रुचि सीखने में सहायता होती है, ये भी सही हो जाएगा। डी को देखो, रुचि मानसिक स्थिति को प्रकट करती है, हाँ मानसिक स्थिति को प्रकट करती है कि आप कितना एक्टिव हो उस काम को करने के लिए, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 2 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी का करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से करते हुए चलते हैं, ध्यानपूर्वक इसको भी पढ़िएगा आप लोग, ठीक है। चलिए सबसे पहला प्रश्न क्रमांक 3 को ध्यानपूर्वक पढ़ो, क्या बोला है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की विभिन्न अवस्थाओं को क्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहला ये देखो ABCD करके जो चार्ट दिया है ना, वो उसका जो संज्ञानात्मक विकास के जो सिद्धांत है ना उसको दिया है, ठीक है। इसको ध्यानपूर्वक सबसे पहला पढ़िए। तो देखो क्या बोला है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, बी को देखो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, सी को देखो संवेदी पेशी अवस्था और डी को देखो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। उसके अलावा क्या निर्देश दिया है, पढ़ो। नीचे दिए गए विकल्प में से सही उत्तर को चुनाव करें, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो क्या इसका आंसर होगा, पहले आप बताइए। इसको मैंने अपने प्रत्येक क्लास में कई बार ऐसे आया है ना, जो जीन पियाजे का जो सिद्धांत पूछा गया उसको मैंने आप लोगों को विस्तार पूर्वक बताया, तो आप लोगों से ये गलती नहीं होनी चाहिए, इस प्रकार के प्रश्न आप लोगों में आप पूछा जाता है, ये बात आप लोगों को याद रखनी है। तो सबसे पहला आप लोग बताओ कि इसका आंसर क्या होगा, फिर विस्तार पूर्वक इसका ना जो आंसर होगा मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो चलिए बताइए इसका क्या आंसर होगा। तो प्रश्न क्रमांक 3 का जो करेक्ट आंसर है उसको मैं आप लोगों को बताऊंगा, उससे पहले आप लोग मुझे ये बताओ कि अनेक व्यूअर जो हैं उसका सवाल ये रहता है कि सर ये तो प्री डीएलएड 2024 में पूछा गया है, तो ये प्रश्न तो फिर से 2025 में नहीं पूछा जाएगा, तो आप फिर से इसको क्यों इस प्रकार के प्रश्नों को लाते हो। तो मुझे आप लोगों को इस प्रकार की सोच को लेकर के, एक बात को लेकर के गुस्सा इस वजह से आता है कि आप लोग मुझे ये बताओ कि मैं आप लोग को क्या इस प्रकार से पढ़ाता हूँ, क्या इस प्रकार से आप लोग को बताता हूँ क्या कि ये जो प्रश्न क्रमांक 3 का ये है, ये ऑप्शन दिए है और इसका आंसर आप लोग का या तो ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा, किसी एक आंसर को लेकर के मैं सीधा आगे बढ़ जाता हूँ, क्या आप लोग मुझे ये बताओ। इसके बारे में मैं आप लोगों को विस्तार पूर्वक कुछ ना कुछ ऐसे बताता हूँ जो इसमें ना हो, उस प्रकार से बताता हूँ ना। अभी भी इसका आंसर बताऊंगा तो ये जो चारों है उसको बताऊंगा, उसके अलावा इसके एज को क्या क्या एज में बांटा है उसको बताऊंगा, उसके अलावा बताऊंगा तो जीन पियाजे ने इसको किस प्रकार से बांटा हुआ है ये बताऊंगा, इसके अंदर क्या क्या विशेषताएं होती है ये सारी चीज़ को आप लोग को बताऊंगा। तो आप लोग ऐसा क्यों सोचते हो कि ये 2024 में है, वो सेम टू सेम प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। और एक बात आप लोग मुझे ये बताओ, मैंने आप लोग को कब ये कहा है कि ये जो प्रश्न है वो सेम टू सेम रिपीट करता है, चाहे किसी भी, चाहे 2023 को लो, 22 को लो, 21 को लो, या कोई भी प्रश्न आप लोग बुक में से पढ़ो। आप लोग मुझे ये बताओ मैंने कब आप लोग को ये कहा है कि सेम टू सेम प्रश्न रिपीट करता है। आप लोग पूरा बुक को रट डालो फिर भी एक प्रश्न ऐसा नहीं होगा जो आप लोग का सेम टू सेम रिपीट करे। मैं आप लोगों को सिर्फ समझने के लिए बार बार क्यों कहता हूँ कि आप लोग को केवल कॉन्सेप्ट को समझना है, रटना बिल्कुल नहीं है। कब कहा है और मैंने कब कहा है ये बताओ आप लोगों को कि सेम टू सेम प्रश्न जो एग्जाम में आप लोग का रिपीट करता है। एक बात आप लोग याद रख लो, सेम टू सेम प्रश्न चाहे किसी भी बुक में से देख लो, ठीक है, चाहे कोई भी ऑथेंटिक बुक देख लो, कोई भी सेम टू सेम प्रश्न जो लिखा है सेम टू सेम रिपीट कभी नहीं करता। ये बात आप लोगों को याद रखना है, कभी नहीं करता। और आप लोग ये कमेंट करते हो ना कि सर 2024 का है ना, 2024 का है तो मैं सेम टू सेम आप लोग प्रश्न क्यों पढ़ाते हो, इससे अच्छा 2023, 2022, 2021, 2020 इसका प्रश्न पढ़ाओ। अरे आप लोग को केवल ये कॉन्सेप्ट को समझना है, मैंने ये बोला।
आप लोगों को इसी प्रश्न को घुमा करके दिया जा सकता है। आप लोग ये बताओ, आप लोगों से ये पूछा जाएगा संवेदी पेशी अवस्था की एज क्या है, ये बताओ। आप पाओगे क्या, बताओ। अगर मैं एक ही प्रश्न को सिर्फ करा करके चले जाऊं, इस प्रकार के प्रश्न को ना लाऊं, मेरा इस प्रकार का प्रश्न जो लाने का जो तरीका है ना, इसके वजह से लाता हूं। 2024 का प्रश्न पूछा है, ये वजह से नहीं लाता हूं मैं। प्रश्न इसलिए लाता हूं इस प्रकार के, ताकि आप लोग का इस प्रकार की जो आप लोग का घुमा के प्रश्न दिया जाए, उस प्रकार की कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। और मैं आप लोगों को बताऊंगा कि देखो, ये जो अवस्था है इसमें कौन कौन सी अवस्था में बांटा है जीन पियाजे ने, इस अवस्था की विशेषताएं क्या होता है, और ये सारा चीज़ मैं आप लोगों को विस्तार पूर्वक सारी जानकारी दूंगा। तो आप लोग को ये पता चलेगा ना कि कौन से एज में क्या क्या आता है। अगर प्रश्न पूछ देता कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था का एज क्या है, पूछा जाता है कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे की क्या विशेषताएं होते हैं, वो क्या करता है, तो इस प्रकार से पूछा जाएगा। तो आप बता पाओगे कि नहीं बता पाओगे, आप लोग ये बताओ। और आप लोग जब इस प्रकार की क्वेश्चन जब बोलते हो ना, तो थोड़ा सा मेरे को ना वो लगता है, अनकंफर्ट लगता है, ये मानकर चलो। मतलब आप लोग ये बताओ कि यार इस प्रकार की सोच आप लोग क्यों रखते हो, मुझे समझ नहीं आता आप लोगों को। ठीक है, मैं इतना सारा चीज़ आप लोगों को बोलना नहीं चाहता, लेकिन मजबूर हो जाता हूँ कभी कभी इस प्रकार की आप लोगों की सोच को लेकर। ठीक है, चलिए छोड़िए, आप लोग का तो क्वेश्चन रहेगा ही, चाहे जिस प्रकार के आप लोग फर्स्ट टाइम दिला रहे हो ना एग्जाम, तो वो सोच तो रहेगा ही। चलिए छोड़िए। चलिए सबसे पहला प्रश्न क्रमांक 3 को अगर आप लोग पढ़ लिए होंगे ना, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैं आप लोग को बता देता हूँ, बाकी सबको छोड़िए। चलिए, प्रश्न क्रमांक 3 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। कैसे, तो चलिए, सबसे पहला मैंने आप लोगों को पिछला कई क्लास मैंने लिया है, तो इस प्रकार की जीन पियाजे का जो सिद्धांत है विकास का, अर्थात जो संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत है, उसको मैंने आप लोगों को कई बार बताया है। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक प्रश्न क्रमांक 3 को देखिएगा, मैं बताता हूँ। सबसे पहला जो जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास है ना, उसको 4 भाग में बांटा है। ये बात आप लोगों को याद रखना है। 4 भाग में ना, सबसे पहला और सी को देखो, संवेदी पेशी अवस्था को फर्स्ट में रखा है। ठीक है, संवेदी पेशी अवस्था फर्स्ट है, और इसका जो एज है ना, वो आप लोगों को याद रखना है, जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक की। कब, जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक की ना, ये जो संवेदी पेशी अवस्था है उसको बांटा गया है। और इसकी जो विशेषता है ना, वो बात आप लोगों को याद रखना है। अपने जो ज्ञानेंद्रियां है ना, मतलब उसका जो मतलब आँख, नाक, कान, मुंह, त्वचा जो होता है ना, उसके माध्यम से वो सीखना शुरू करता है अपने आसपास के बारे में। और इसका जो एज है जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की रहता है, ये बात आप लोग को याद रखना है। सबसे पहला हो गया आप लोगों का क्या, संवेदी पेशी अवस्था फर्स्ट में हो गया। दूसरा अगर देखिएगा तो आप लोग का पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होगा, दूसरा जो अवस्था होगा वो। और इसका जो एज है वो आप लोगों का 2 वर्ष से लेकर के 7 वर्ष तक की है। इसका एज बांटा गया है ना, एज को, वो 2 वर्ष से लेकर के 7 वर्ष तक की है, ये बात आप लोग को याद रखना है। जो दूसरा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है ना, इसकी एक विशेषता ये है कि यह प्रतीकात्मक सोच, अर्थात बच्चे भाषा और प्रतीकात्मक सोच का उपयोग करना शुरू करते हैं, जैसे कि खिलौने के साथ खेलना और चित्र बनाना। तो ये जो इसकी एज की ना प्रमुख जो विशेषता है वो होता है। इसके साथ आप लोग ये जान लीजिए कि ये जो पूर्व संक्रियात्मक जो अवस्था है ना, वो अस्थिर सोच होता है बच्चों की जो होता है। मतलब बच्चे अपनी सोच को आसानी से बदल सकते हैं, जैसे कि वे एक खेल से दूसरे खेल में बदल सकते हैं। ठीक है, मतलब एक खेल से दूसरे खेल के जो नियम होते हैं उसको बदल सकते हैं, ये बात आप लोगों को याद रखना है। इतनी सी आप लोग का जो विशेषता है इसमें उसमें। ठीक है, उसके अलावा तीसरा जो आप लोग का आएगा वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था आएगा। कौन सा, तो मूर्त संक्रियात्मक जो अवस्था है ना, वो तीसरा हो जाएगा आप लोग का। ये जो इसका एज रहेगा वो 7 से लेकर के 11 वर्ष तक की रहेगा, ये बात आप लोगों को याद रखना है। और इसकी विशेषता के बारे में भी आप लोग थोड़ा सा जान लीजिए। तार्किक सोच सबसे ज़्यादा इसमें होती है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है ना, इसमें तार्किक सोच सबसे ज़्यादा रहती है। मतलब बच्चे मूर्त वस्तुओं और घटनाओं के बारे में तार्किक रूप से सोच सकते हैं, जैसे संख्या कितनी होती है, मात्रा कितनी होती है, वजन कितनी होती है, इन सारी चीज़ों के बारे में सोच सकता है, ये बात आप लोगों को याद रखना है। साथ में इस एज में ना क्या करता है, वर्गीकरण, मतलब किसी वस्तु की ना क्लासिफिकेशन आराम से कर सकती है, उसमें भेद को पहचानना आराम से सकती है। जैसे बच्चे वस्तुओं को श्रेणियों और वर्गीकृत कर सकते हैं, मतलब जानवरों, फल फूल, कपड़ों आदि को अलग अलग श्रेणी में ना श्रेणीबद्ध कर सकते हैं, मतलब अंतर को आसानी से समझ सकते हैं, ये बात आप लोगों को याद रखना है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बारे में। उसके बाद चौथा जो है वो आप लोगों का क्या आ जाएगा, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था आ जाएगा। इसका जो एज है वो 11 से लेकर के अधिक मान सकते हो, या 11 से 15 मान सकते हो, ये दोनों भी आप लोगों के लिए चल जाएगा। इसकी जो विशेषता है वो बात आप लोगों को याद रखना है कि बच्चे औपचारिक सोच की शुरुआत करते हैं, मतलब औपचारिक रूप से सोचना शुरू करते हैं, मतलब काल्पनिक दुनिया के बारे में सोचना शुरू करते हैं, ये बात आप लोगों को याद रखना है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 3 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। सबसे ज़्यादा ना आप लोगों को ये याद रखना है कि जो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के बारे में ना, इसके एज को आप लोगों को याद रखना है कि कौन सी एज में कौन कौन सा बंटवारा हुआ है, ये याद रखना है। और कम से कम 1-2
इसके जो विशेषता है उसको आप लोगों को याद रखना है। इसमें से प्रश्न हर साल पूछे जाते हैं। मैं कभी ये नहीं कहता कि सेम टू सेम प्रश्न पूछा जाएगा, घुमा करके पूछा जाएगा, कोई एक पूछा जाएगा, लेकिन पूछा जाता है। ये बात आप लोगों को याद रखना है। मैं अपने प्रत्येक क्लास में आप लोगों को बोला हूँ। और आप लोग ना एक भ्रम को भूल जाइए कि ये जो 2024 का 2023 का ऐसे प्रश्न रिपीट किया जाएगा। सेम टू सेम प्रश्न किसी भी जो प्रश्न है ना, मतलब किसी भी बुक है ना, उसमें से नहीं किया जाता, चाहे वो आप किसी से भी पढ़ लो, ठीक है, नहीं किया जाता यार। आप लोग ये भ्रम छोड़ दीजिए कि मैं रट करके अच्छा नंबर ले आऊँगा, नहीं ला सकती। जब तक कि अगर सीडीपी का आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा ना, आप लोग नहीं ला सकते यार। ये बात अपने माइंड में डाल लो। आप लोग को बार बार समझने के लिए क्यों बोलता हूँ, वरना नहीं बोलता कि आप लोग इसे रट लो, ये आएगा, नहीं बोल देता। ऐसा नहीं बोलता हूँ। वजह ये क्या है, देखा हूँ भाई मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस करके, सेम टू सेम कभी रिपीट नहीं किया जाता, कुछ ना कुछ घुमा करके ही दिया जाता है। और लाखों लोग फॉर्म फिल करते हैं। ये बताओ, सीमित सीट है हज़ारों की संख्या में, तो आप लोग ये बताओ लाखों लोग को कैसे काटेंगे, सबके सबको सीट दे पाएंगे क्या? नहीं दे पाएंगे ना। इसीलिए प्रश्न हमेशा घुमा करके पूछा जाता है। ये बात अपने माइंड में डाल लो आप लोग। मैं कभी आप लोग को डिमोटिवेट करना नहीं चाहता हूँ, ठीक है। वजह ये होती है कि आप लोग का कभी कभी कमेंट ऐसा आता है ना जो मुझे बोलना पड़ जाता है, वरना मैं इस प्रकार की जो बातें ना आप लोगों से नहीं बोलता, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 4 को ध्यानपूर्वक पढ़ो। एक सफल नेतृत्वकर्ता का तरीका होता है। ऑप्शन ए प्रजातांत्रिक, ऑप्शन बी राजशाही, ऑप्शन सी समूह आधारित, या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो क्या इसका आंसर होगा, बताइए सबसे पहला आप। तो प्रश्न क्रमांक 4 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर है प्रजातांत्रिक करेक्ट होगा। मुझे पता है कि कई लोग ऐसे होंगे ना जिसने उपयुक्त सभी को मार दिए होंगे। हम लोग की एक मानसिकता हो जाती है ना कि जहां उपयुक्त सभी दिखे ना, हम लोग सटले मार देते हैं। ये बात आप लोगों को याद रखना है कि आप लोगों को हमेशा उपयुक्त सभी में टिक नहीं मारना है। प्रश्न क्या क्या है सबसे पहला उसको देखो, उसके अनुसार आप लोग को आंसर लेना है। सबसे पहला प्रश्न क्रमांक 4 क्या क्या है पढ़ो। एक सफल नेतृत्वकर्ता का तरीका होता है, मतलब आप लोग ये बताओ, अगर भविष्य में आप लोग शिक्षक बनते हो और शिक्षक बन करके आप लोग कक्षा में जाते हो, तो आप लोग का नेतृत्व किस प्रकार से होगा, आप लोग का जो बिहेवियर है, आप लोग का जो पढ़ाने का तरीका है वो किस प्रकार से होगा, वो प्रजातांत्रिक तरीका ही होगा ना। और प्रजातांत्रिक कहने का मतलब क्या होता है, प्रजातांत्रिक कहने का मतलब ये होता है कि जितनी भागीदारी आपकी होगी एक शिक्षक के रूप में, सेम उतनी ही भागीदारी जो बच्चे हैं ना उनकी भी होगी। मतलब एक प्रश्न अगर आप लोग शिक्षक के रूप में बच्चों से करोगे तो बच्चे भी आप लोगों से जो नहीं जानते उस प्रकार से प्रश्न आप लोग को करेंगे। मतलब एक शिक्षक और एक बालक का जो है ना बराबर भागीदारी होना चाहिए एक कक्षा में, तब वो जो प्रजातांत्रिक जो कक्षा कक्ष होगा ना वो हो पाएगा। और कक्षा कक्ष का जो वातावरण है प्रजातांत्रिक के साथ साथ मित्रतापूर्ण भी होना चाहिए। मैंने आप लोग को हमेशा बताया है अपने क्लास में। तो एक सफल जो प्रजातांत्रिक है वो जो होता है ना, वो सहयोग की भावना, नेतृत्व की भावना और उसके साथ साथ जो मित्रतापूर्ण जो वातावरण होता है ना, इस सारी चीज़ों को लेकर के चलता है। और बच्चे और शिक्षक की बराबर जो भागीदारी होती है ना, वो प्रजातांत्रिक जो है ना वो कहलाता है। आप लोगों को ये याद रखना है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 4 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर है प्रजातांत्रिक, आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। राजशाही तो बिल्कुल नहीं होगा। मतलब राजशाही मतलब एक तरफा होता है क्या, शासन करने गए हो क्या स्कूल में, नहीं गए हो ना। उसके अलावा समूह आधारित, तो समूह के माध्यम से थोड़ी ना वो होगा, ये भी नहीं होगा। उपयुक्त सभी तो हो ही नहीं सकता, केवल प्रजातांत्रिक ही करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर से हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को करते हुए चलते हैं। आप लोगों के लिए फिर से एक कोड प्रश्न आ गया, ध्यानपूर्वक पढ़िएगा तो ही इसका आंसर आप लोग अच्छे से दे पाओगे, ठीक है। अभी जितना टाइम ज़्यादा लगेगा चलेगा, लेकिन एग्जाम हॉल में आप लोगों के लिए कम टाइम में बनाओ, इसीलिए ज़्यादा जरूरी कि आप प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस ज़्यादा जरूरी है अभी आप लोगों के लिए। तो चलिए प्रश्न क्रमांक 5 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। नीचे लिखे कथन के आधार पर सही विकल्प चुनिए। तो सबसे पहला कथन 1 को पढ़ो, लिंग एक सामाजिक व्याख्या है। दूसरा कथन को देखो, ईश्वर करे तुम 100 पुत्रों की माँ बनो। ऑप्शन ए कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी कथन 2 कथन 1 का उदाहरण है। ऑप्शन सी कथन 1 व कथन 2 में कोई संबंध नहीं है। या ऑप्शन डी कथन 1 व कथन 2 दोनों असत्य है। तो क्या इसका आंसर होगा, आप बताइए। दोनों कथन को दोबारा पढ़ लो, सोचो समझो, अभी टाइम लगेगा तो चलेगा, लेकिन सही आंसर आप लोग दो, ये मैं उम्मीद करता हूँ, ठीक है। तो बताइए सबसे पहला इसका आंसर क्या होगा। तो प्रश्न क्रमांक 5 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोग का ऑप्शन नंबर बी, यह कथन 2 कथन 1 का उदाहरण है, केवल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैसे, तो सबसे पहला कथन 1 को पढ़ो, क्या कहा है, लिंग एक सामाजिक व्याख्या है।
तो लिंग एक सामाजिक व्याख्या है। कहने का मतलब ये है कि यह एक सामाजिक अवधारणा है जो सामाजिक रूप से निर्मित होता है। यह पुरुष और महिलाओं के बीच सामाजिक अंतर को संदर्भित करता है, मतलब बताता है, जैसे कि व्यवहार की भूमिकाएं और जिम्मेदारियां। तो इसको बताता है। ये जो लिंग जो है ना वो सामाजिक व्याख्या है, इसका मतलब ये होता है। ये बात आप लोग को याद रखना है। केवल देखो, और कथन एक है ना वो ये कहा है, और दूसरा जो कथन है वो ईश्वर करे कि तुम 100 पुत्रों की माँ बनो, ये केवल ना एक उदाहरण पेश किया है। ठीक है, तो ये क्या होगा, कथन जो एक है ना वो कथन दो का केवल उदाहरण है। ये बात आप लोगों को याद रखना है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 5 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो आप लोग को ऑप्शन नंबर बी उदाहरण ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कथन दो कथन एक का केवल उदाहरण है, ये बात आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न को करते हुए चलते हैं। इस प्रकार के अगर प्रश्न आते हैं ना तो केवल उदाहरण के तौर पर दिया जाता है, ये बात आप लोगों को याद रखना है। इसमें ज़्यादा कुछ सोचने की आवश्यकता आप लोगों को नहीं है। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 6 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। सबसे पहला, संकोची विद्यार्थियों में आत्मविश्वास विकसित करने के लिए आप एक अध्यापक के रूप में करेंगे। मतलब आप एक संकोची जो विद्यार्थी है उसको सुधारने के लिए, उसको ठीक करने के लिए आप क्या करोगे, इसको आप लोग को बताना है। ऑप्शन ए, उससे ऐसे प्रश्न का उत्तर पूछे जो वह पहले से जानते हैं। ऑप्शन बी, उसको बोलने का अधिक से अधिक मौका देंगे। ऑप्शन सी, वह नहीं बोल पाता तो उसे डांटेंगे। या ऑप्शन डी, उसे बुलवाने का विशेष प्रयास नहीं करेंगे। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए। अपने आप को वहाँ पर रखिए, उसके बाद सोचिए कि क्या इसका आंसर हो सकता है। आप कौन सी विधि को अपनाओगे, आप लोग ये बताओ सबसे पहला। तो प्रश्न क्रमांक 6 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोग का ऑप्शन नंबर बी, उनको बोलने का अधिक से अधिक मौका देंगे, करेक्ट हो जाएगा। कैसे, तो सबसे पहला अगर प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ोगे तो आप लोग को पता चलेगा, संकोची विद्यार्थियों में आत्मविश्वास विकसित करने के लिए आप एक अध्यापक के रूप में करेंगे। मतलब आपकी क्लास में एक ऐसा जो संकोची बच्चा है, ठीक है, एक से अधिक है मान लो, ऐसा संकोची बच्चा है जो बात बात पर संकोच करता है और किसी कार्य को करने से पहले रुक जाता है संकोचवश, ठीक है, बोल नहीं पाता संकोचवश। तो आप उसे दूर करने के लिए क्या करोगे, तो आप लोग उनको बोलने का अधिक से अधिक मौका दोगे ना। जो जानता है आप लोग उसको बताने के लिए बोलोगे ना, चलिए आप बताओ इस टॉपिक पर बोल के, है ना, आप जो जानते हैं वही बताओ बोल के आप अधिक से अधिक उनको मौका दोगे ना, ताकि वे बोल पाए, जो जानता है वो बोल पाए, ताकि उसमें आत्मविश्वास पैदा हो पाए और वो अच्छे से बोल पाए और आप लोगों से और कक्षा में बाकियों बच्चों से भी फ्रेंडली तरीके से बात कर पाए। तो इसीलिए आप लोग का ये होगा ना कि आप उनको बोलने का अधिक से अधिक मौका दोगे ताकि उसका संकोच जो है वो दूर हो पाए। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 6 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से करते हुए चलते हैं। चलिए फिर से एक बार आप लोग का जो कूट प्रश्न है ना वो आ गया। चलिए प्रश्न क्रमांक 7 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। सही जोड़ी चुनिए। मतलब ये जो सूची 1 है और सूची 2 को ना आपस में मिलाना है। ठीक है, सबसे फर्स्ट को देखो, दृष्टव्य व्यवहार पर ध्यान केंद्रित करना। दूसरा को देखो, विशुद्ध मानसिक प्रक्रिया के रूप में अधिगम। तीसरा को देखो, अधिगम में संवेग और भावनाओं की भूमिका। चौथा, सामाजिक कार्यकलाप से सीखना। उसके अलावा ए को देखो, सामाजिक, बी मानववादी, सी संज्ञानात्मक और डी व्यवहारवादी। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी, तो क्या इसका आंसर होगा, पहले आप ध्यानपूर्वक पढ़िए और उसके बाद बताइए। आप लोगों से ये गलत नहीं होने चाहिए, ठीक है, कम से कम एटलीस्ट कोशिश कीजिए, क्या इसका सही आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 7 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा आप लोग का। कैसे, तो सबसे पहला फर्स्ट को देखो, दृष्टव्य व्यवहार पर ध्यान केंद्रित करना। तो जो दृष्टव्य व्यवहार पर जो ध्यान केंद्रित करना है ना वो आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो ये डी दिया है ना व्यवहारवादी, वो करेक्ट हो जाएगा। कैसे, तो ये जो दृष्टव्य व्यवहार जो है ना वो व्यवहारवादी का ही है। ये आप लोग के लिए एक शब्द को देखकर आप समझ जाओगे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो पहला का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो डी हो जाएगा। उसके बाद दूसरा को देखो, विशुद्ध मानसिक प्रक्रिया के रूप में अधिगम। तो विशुद्ध मानसिक प्रक्रिया के रूप में जो अधिगम है ना वो आप लोगों का जो संज्ञानात्मक है ना उसका हो जाएगा। ये बात आप लोग को याद रखना है। ठीक है, विशुद्ध मानसिक प्रक्रिया जो बोला है ना वो संज्ञानात्मक के अंतर्गत आता है, ये बात आप लोग को याद रखना है। उसके अलावा तीसरा को देखो, अधिगम में संवेग और भावनाओं की भूमिका। तो ये जो अधिगम में संवेग और भावनाओं की जो भूमिका बोला है ना वो आप लोगों का मानववादी हो जाएगा। ये बात आप लोग को याद रखना है। ऐसे जो प्रश्न आएंगे ना उसको आप लोगों को थोड़े से समझना है,
उसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं, समझ लो या रट लो, ठीक है, ऐसे प्रश्नों को, ठीक है। उसके अलावा चौथा को देखो, सामाजिक कार्यकलाप से सीखना। तो सामाजिक जो कार्यकलाप से जो सीखना है वो समाज का हो जाएगा, मतलब सामाजिक हो जाएगा, ये बात आप लोग को याद रखना है। आप लोग चाहो तो इस प्रकार से भी याद रख सकते, ये जो सामाजिक है इसका मतलब जो आप लोग ले सकते हैं वो सामाजिक को ले सकते हो, ठीक है, सामाजिक कार्यकलाप से समाज का ही कार्य होगा बोल करके। दूसरा ले सकते हो कि ये जो व्यवहार जो दिया है ना, दृष्टांत व्यवहार, तो व्यवहार को आप लोग व्यवहार से ले सकते हो। तो इस प्रकार से भी आप लोग थोड़े से ट्रिकी टाइप से बना सकते हो, ठीक है, इसका और भी कोई ऑप्शन नहीं है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 7 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये बात आप लोगों को थोड़े से याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से करते हुए चलते हैं, ध्यानपूर्वक आप लोग पढ़िएगा। प्रश्न क्रमांक 8 को ध्यानपूर्वक पढ़ो। निम्नलिखित में से कौन सा कथन व्यक्ति के विकास की प्रक्रिया के बारे में सही नहीं है? ऑप्शन ए, विकास की प्रक्रिया बहुआयामी होती है। ऑप्शन बी, विकास की प्रक्रिया में सांस्कृतिक विविधता होती है। ऑप्शन सी, व्यक्तिगत मानसिकता सामाजिक संपर्क की व्यक्तिगत विकास में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। या ऑप्शन डी, व्यक्तिगत विकास केवल वातावरणीय कारकों पर आधारित होती है। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए। और 2023 में जो शिक्षक भर्ती हुआ था ना, सहायक शिक्षक भर्ती, उसमें ये प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 25 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। व्यक्तिगत विकास केवल वातावरणीय कारकों पर आधारित होता है, करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो इसमें क्या पूछा है, ध्यानपूर्वक प्रश्न क्रमांक 8 को पढ़ो। निम्न में से कौन सा जो कथन है वो व्यक्ति के विकास की प्रक्रिया के बारे में सही नहीं है बोला है, ठीक है। तो व्यक्तिगत विकास केवल वातावरण पर आधारित होता है। तो आप लोग मुझे ये बताओ, किसी व्यक्ति का जो विकास है वो केवल वातावरण मतलब मौसम के आधार पर होगा क्या, वहाँ की परिस्थिति के आधार पर केवल विकास होगा क्या? नहीं ना होगा। उसके वातावरण के साथ साथ उनका जो अनुवांशिकता है, उसकी जो हेरिडिटी है वो उसका फैक्टर होता है, ये भी होगा ना। तो केवल जो वातावरण बोला है वो गलत हो जाएगा, ठीक है। केवल जो लिखा हुआ होता है ना वो आप लोग का पता चलेगा कि ये निगेटिव वर्ड होता है, और निगेटिव वर्ड जो बोला है प्रश्न में भी तो आप लोग को निगेटिव भी लेना है। केवल को देखकर आप लोग को आंसर नहीं लेना है, लेकिन मैं ये सिर्फ बता रहा हूँ कि ये निगेटिव वर्ड होता है जो केवल बोला है वो। आपको प्रश्न पढ़ने के बाद जब ऑप्शन को पढ़ोगे तो आप लोगों का समझ में आ जाएगा कि व्यक्तिगत विकास केवल वातावरणीय कारकों पर आधारित होता है। तो आप लोग को पता चलेगा केवल वातावरणीय कारक पर नहीं होता, उसकी हेरिडिटी जो उसका आनुवांशिकता है, जो उसकी गुण होता है, जो उसका जीन होता है, वो भी बच्चे के विकास को प्रभावित करता है। ये बात आप लोगों को याद रखना है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 8 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से करते हुए चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 9 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार एक शिक्षक को बच्चे में नैतिक मूल्यों की स्थापना के लिए क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए, कक्षा में सख्त अनुशासन रखना चाहिए। ऑप्शन बी, कक्षा में नैतिक मुद्दे पर चर्चा करनी चाहिए। ऑप्शन सी, बच्चों को नैतिकता एवं मूल्यों संबंधी सामग्री पढ़ने को देनी चाहिए। या ऑप्शन डी, बच्चों को व्यवहारिक संबंधी नियमों की जानकारी देनी चाहिए। तो क्या इसका आंसर होगा, आप पहले खुद से बताइए, फिर इसका आंसर मैं आप लोगों को दूंगा। तो प्रश्न क्रमांक 9 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी, कक्षा में नैतिक मुद्दों पर चर्चा करनी चाहिए, करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो सबसे पहले कुछ फैक्ट है वो आप लोग जान लो। कोहलबर्ग जो है ना वो आप लोग को याद रखना है, एक मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने नैतिकता के विकास का जो सिद्धांत है ना उसका प्रतिपादन किया, ये बात आप लोग को याद रखना है। पूछा जा सकता है कि नैतिकता के विकास का सिद्धांत किसने दिया, तो वो कोहलबर्ग ने दिया, ये बात आप लोग को याद रखना है। उसके अलावा एक बात आप लोग और जान लीजिए कि ये नैतिकता होता क्या है। नैतिकता जो होता है वो आप लोगों को ये डिसाइड करता है कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या आप लोगों के लिए उचित है, क्या अनुचित है, आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इन सारी चीज़ों के बारे में जो है ना वो नैतिकता बताता है। ये जो नैतिकता का विकास जो है ना उसको आप लोगों को एक सरल तरीके से मैं समझाने की कोशिश करूँ ना, तो आप लोग नैतिकता के आधार पर आंसर दीजिएगा, ठीक है। एक आप लोगों को छोटा सा बात बताता हूँ, एक सिचुएशन रखता हूँ मैं, ठीक है। एक व्यक्ति है जिसका शादी हो गया और एक महिला है, ठीक है, जो मैरिड कपल है, वो बात याद रखना है आप लोगों को, ठीक है। और आप लोग मुझे ये बताओ, ये जो व्यक्ति जो लड़का है उन्होंने कहा कि या तो तुम अपने मायके में रहो या तो अपने ससुराल में रहो। कहने का मतलब ये है कि उन्होंने एक सवाल रखा अपनी पत्नी से और कहा या तो तुम अपने पिता के साथ रहो या अपने मेरे साथ रहो, मतलब अपने पति के साथ रहो। तो वो जो महिला है वो क्या निर्णय लेगा, आप लोग ये बताओ नैतिकता के आधार पर।
क्योंकि वो नैतिकता को अगर कहीं सामने रख कर कि वो अगर कहीं आंसर लेगा ना, तो वो उसका जो नैतिकता है वो कहता है क्योंकि उसको उसके पति के साथ रहना चाहिए। मतलब ये है कि जीवन का जो साथी है, जो सुख दुख में जो काम देगा वो उसका पति ही देगा, ना कि उसके माता पिता देगा। कितना दिन रख पाएगा ये बताओ आप लोग। तो नैतिकता का जो तर्कड़ा है, नैतिकता का जो विशेष जो सिद्धांत है वो यही कहता है कि जो सही निर्णय लेना वो नैतिकता कहलाता है। और ये जो एक पत्नी है, आप लोग अपने अपने ओर से बताओ कि इसको किसके साथ रहना चाहिए। अपने पिता के साथ रहना चाहिए, अपने मायके में रहना चाहिए, या अपने ससुराल अपने जो पति है उसके साथ रहना चाहिए। आप लोग ये बताओ। तो आप लोग भी यही जवाब दोगे ना, को चाहे जैसा भी सिचुएशन हो उसको उसके पति के साथ रहना चाहिए। ये इसका करेक्ट आंसर होगा ना। तो यही नैतिकता है कि नैतिकता के आधार पर आप किस प्रकार से निर्णय ले। तो ये कोलबर्ग ने भी इसी प्रकार का सिद्धांत दिया है। ठीक है, आप लोग का जब एडमिशन हो जाएगा ना, तब आप लोगों को ये जो नैतिकता है उसके बारे में पढ़ोगे। कोहलबर्ग के बारे में विस्तार पूर्वक सीडीपी में आप लोग पढ़ोगे, इसका एक अलग से सब्जेक्ट आता है। ठीक है, तो चलिए इसको हटा देता हूँ। उसके बाद जो आप लोग का प्रश्न क्रमांक 9 का जो करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट हो जाएगा। मतलब बच्चों को ना नैतिक मुद्दों पर चर्चा करनी चाहिए ताकि उनका जो सही आंसर है वो ले सके, सही गलत का फर्क कर पाए। इसलिए ना प्रश्न क्रमांक 9 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अब मुझे आशा है कि आप लोग नैतिकता के बारे में बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। ठीक है, मेरा जो इस प्रकार का जो प्रश्न है उसको कराने का एकमात्र मकसद ये रहता है कि आप लोगों को प्रॉपर ना मैं टॉपिक को समझा पाऊँ। ठीक है, आप लोगों को मैं हमेशा कहता हूँ कि आप लोग को समझना है, ना कि रटना है। और मैं अपना क्लास में इस प्रकार से बोलता हूँ कि एक प्रश्न के अंतर्गत जितने भी प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं, सारे प्रश्नों को बताना मेरा काम है। क्योंकि मैं प्रश्नों के माध्यम से ही आप लोगों को जो विस्तार पूर्वक जो पढ़ाना है ना, वो ही कर पाता हूँ। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 10 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। नीचे दो कथन दिए गए हैं, अभिकथन एक और कारण आर, इन कथनों के संदर्भ में सही उत्तर चुनाव करें। मतलब आप लोगों को सही कथन को चुनना है। ठीक है, ये नहीं देखना है कि वो कौन से साल में आए हैं, ये देखना है कि आप किस प्रकार से इसको सॉल्व कर सकते हो। इस प्रकार की आप लोगों की सोच होनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहला अभिकथन ए को पढ़ो। शिक्षकों को कक्षा में रचनात्मक आकलन का उपयोग करना चाहिए जिससे वे विद्यार्थी की प्रगति का निरंतर आकलन कर सके। कारण आर को पढ़िए। केवल रचनात्मक आकलन से विद्यार्थी के विकास के विभिन्न क्षेत्रों के प्रगति के बारे में सूचनाएं एकत्र नहीं की जा सकती। उसके अलावा ऑप्शन ए को पढ़ो। दोनों अभिकथन ए और कारण आर सही है, कारण आर अभिकथन ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी, दोनों अभिकथन ए और कारण आर सही है परंतु कारण आर अभिकथन ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी, दोनों अभिकथन ए और कारण आर सही नहीं है। या ऑप्शन डी, अभिकथन ए गलत है और कारण आर सही है। तो सबसे पहला दोबारा अभिकथन और कारण को पढ़ लीजिए, उसके बाद क्या इसका आंसर हो सकता है सबसे पहला आप बताइए, फिर इसका व्याख्यात्मक आंसर मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो प्रश्न क्रमांक 10 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों को ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। दोनों अभिकथन ए और कारण आर सही है, कारण आर अभिकथन ए की सही व्याख्या करता है। कैसे? तो सबसे पहला अभिकथन ए को पढ़ो। शिक्षकों को कक्षा में रचनात्मक आकलन उपयोग करना चाहिए जिससे वे विद्यार्थी की प्रगति का निरंतर आकलन कर सके। और कक्षा में ऐसा ही होता है, हमेशा सतत ना मूल्यांकन किया जाता है, आकलन किया जाता है ताकि बच्चों में कितना सीख पाया है, कितना नहीं सीख पाया और नहीं सीख पाया तो कारण क्या है, इन सारी चीज़ों की जानकारी के लिए ना रचनात्मक आकलन किया जाता है। तो ये जो अभिकथन है वो सही है। उसके अलावा कारण आर को पढ़ो। केवल रचनात्मक आकलन से विद्यार्थी के विकास के विभिन्न क्षेत्रों के प्रगति के बारे में सूचना एकत्र नहीं किया जा सकता। ये भी व्याख्या सही है कि केवल आप लोग रचनात्मक आकलन के द्वारा ही आप उसके प्रगति के बारे में सोचोगे तो उसका एकत्र नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? केवल बताओ, आप लोग कक्षा में आकलन करके बच्चों की प्रगति के बारे में जान सकते हो क्या? नहीं ना जान सकते। और क्यों नहीं जान सकते? सबसे पहला आप लोग ये जान लो कि केवल कक्षा में आकलन आप लोगों को नहीं करना है, खेल के माध्यम से, अलग अलग एक्टिविटी के माध्यम से भी बच्चों को विभिन्न प्रकार से आकलन करोगे तभी उसके जो संपूर्ण विकास है, चहुमुखी विकास है, उसके बारे में आकलन कर पाओगे कि वो कितना सीख पाता है, कितना नहीं सीख पाता है। तो इस प्रकार से आप लोग ये जो अभिकथन ए है ना और कारण आर है उसकी सही व्याख्या करता है, ये बात आप लोगों को याद रखनी है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 10 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। और आप लोगों को ये नहीं सोचना है कि ये प्री डीएलएड 2024 में पूछा गया है तो ये प्रश्न नहीं पूछा जाएगा।
आप लोगों को प्रैक्टिस करने से मतलब है, आप जितना प्रैक्टिस करो उतना आप लोगों का जो समझ है ना इस प्रकार के प्रश्न को सॉल्व करने का समझ बैठेगा। मेरा काम है कि आप लोग का जो समझ है उसको बेटर करना, आप लोगों को केवल केवल समझाना कॉन्सेप्ट कैसा रहता है, कैसा आंसर आता है। तो आप लोग को सिर्फ प्रैक्टिस करना है, ठीक है। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आप लोग का समझ जो है ना कम टाइम में ज़्यादा बेटर बन पाएगा, इसलिए मैं प्रश्न लेकर के आता हूँ। और सेम प्रश्न कभी रिपीट नहीं करता, ये बात आप लोगों को भी याद रखना है, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 11 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। बालक की आवश्यकताओं को परिभाषित किया जा सकता है। ऑप्शन ए, यह एक ऐसी प्रलोभनपूर्ण स्थिति है जो बालक को उत्तेजित करती है। ऑप्शन बी, यह एक ऐसी तनावग्रस्त स्थिति है जो बालक को उससे मुक्त होने के लिए ऊर्जा प्रदान करती है। ऑप्शन सी, यह एक ऐसी स्थिति है जो कठिनाई काल में बालक को दिशा निर्देश करती है। या ऑप्शन डी, यह एक ऐसी मनोशारीरिक चेतना है जो बालक को गति प्रदान करती है। तो क्या इसका आंसर होगा, पहले आप बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 11 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। यह एक ऐसी तनावग्रस्त स्थिति है जो बालक को उससे मुक्त होने के लिए ऊर्जा प्रदान करती है, करेक्ट हो जाएगा। कैसे, तो बालक की आवश्यकताओं को परिभाषित किया जा सकता है, बोला उसकी नीड, उसकी परिभाषा मतलब उसकी जो आवश्यकता है उसको परिभाषित कौन करता है, तो ऑप्शन बी करता है। यह एक ऐसी तनावग्रस्त स्थिति है जो बालक को उससे मुक्त होने के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। आप लोग मुझे ये बताओ, किसी चीज़ के लिए आप लोग तनावग्रस्त हो, मतलब आप लोगों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है वो तनाव से दूर होने के लिए या वो चीज़ को पाने के लिए, तो आप क्या करते हो, उस स्थिति से मुक्त होने के लिए ऊर्जा प्रदान करती है ना, मतलब पॉजिटिव एनर्जी आप लोग को मिलता है ना कि नहीं मुझे इससे मुक्त होना है, नहीं मुझे इस प्रकार के जो कार्य है उसको करने चाहिए। तो उस प्रकार के लिए आप लोगों के अंदर से ऊर्जा आता है ना, मोटिवेशन आता है ना। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 11 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी आप लोग का करेक्ट हो जाएगा आप लोग का, ठीक है। अब आप लोग ये मत बोलना कि ये जो तनावग्रस्त स्थिति है सर वो तो निगेटिव है। आप लोग ये देखो कि ये पॉजिटिव वे में लिया गया है। सबसे पहला देखो ना, लास्ट में ऊर्जा प्रदान करती है बोला है, तो पॉजिटिव वे में लिया गया है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 11 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 12 को ध्यानपूर्वक पढ़ो। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जीन पियाजे द्वारा प्रदत्त पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता को दर्शाता है। अभी हम लोगों ने पिछले प्रश्न में पढ़ा है जीन पियाजे की जो विशेषता है उसको, ठीक है। तो आप लोगों का ये आंसर गलत नहीं होने चाहिए। ऑप्शन ए, अहम केंद्रित विचार। ऑप्शन बी, वस्तुओं और घटनाओं के बारे में तार्किक रूप से सोचने की क्षमता। ऑप्शन सी, अमूर्त रूप से सोचने और समस्या को हल करने की क्षमता। या ऑप्शन डी, अमूर्त और वैज्ञानिक चिंतन। तो क्या इसका आंसर होगा, पहले आप बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 12 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर है अहम केंद्रित विचार, करेक्ट हो जाएगा। कैसे, तो अगर आप लोग प्रश्न क्रमांक 12 को ध्यानपूर्वक पढ़ोगे तब आप लोग को समझ में आएगा कि देखो क्या कहा है, निम्न में से कौन सा विकल्प जीन पियाजे द्वारा प्रदत्त मतलब जीन पियाजे द्वारा दिया गया पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता को दर्शाता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का एज क्या है, मतलब दूसरा वाला है। और दूसरा का जो एज है वो क्या है, मतलब 2 से लेकर की 7 वर्ष तक की ये जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है ना उसका एज बांटा हुआ है, ये बात आप लोग को याद रखना है। और अहम केंद्रित जो विचार है उसको कहने का मतलब ये है कि यह एक दृष्टिकोण होता है जिसमें व्यक्ति की जो भावना है ना और अनुभव और दृष्टिकोण को अपनी ही भावना और अनुभव के समान ही समझने की कोशिश करता है। ये जो एक बच्चा है वो आप लोग को समझ में नहीं आया होगा, मैं आप लोगों को एक उदाहरण के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। मान लीजिए कि आप किसी नाटक में अभिनय कर रहे हैं, मतलब रोल प्ले कर रहे हैं। आप सोचते हैं कि दर्शक आपके अभिनय को मतलब आपके रोल प्ले को आपकी कला को समझ रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि दर्शक आपके जो रोल प्ले है जो अभिनय को ना समझ रहा हो, लेकिन आप ये समझ रहे हैं कि हाँ मेरा जो रोल प्ले है ना, मैं जो नाटक कर रहा हूँ दर्शक है वो उसको समझ रहा है, लेकिन एक्चुअल में वो जो दर्शक है उसको नहीं समझ रहा है। लेकिन एक बच्चा होने के नाते जो 2 से 7 साल के जो बच्चा है वो यही समझता है कि हाँ मैं जो कर रहा हूँ अच्छे समझ रहे हैं। तो इस प्रकार की जो उसकी मानसिकता जो उसकी सोच होती है ना वो अहम केंद्रित होता है, मतलब सेल्फ को अच्छा मानना कि मैं हमेशा अच्छा करता हूँ, ये होता है। और 2 से 7 वर्ष की अवस्था में यही होता है, ये बात आप लोगों ने देखा होगा अधिकतर बच्चे में। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 12 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर 1 अहम केंद्रित जो विचार है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये बात आप लोगों को भी याद रखते हुए चलना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से करते हुए चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 13 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। आप
एक समस्यात्मक बालक के साथ कैसा व्यवहार करना पसंद करेंगे? ऑप्शन ए, समस्यात्मक बालक की पहचान करके उसकी समस्या का समाधान ढूंढने का प्रयास करें, उसे व्यक्तिगत ध्यान केंद्रित करे अंदर रखें। ऑप्शन बी, समस्यात्मक बालक को जितना संभव हो तिरस्कार करें तथा उसके साथ कठोर व्यवहार करें। ऑप्शन सी, समस्यात्मक बालक को हर सप्ताह उसके समस्या को अभिभावकों को सौंप दे और विद्यालय से निष्कासित कर दें। या ऑप्शन डी, समस्यात्मक बालक के साथ धैर्यपूर्वक व्यवहार करें, स्वयं उसके लिए समस्या न बने। तो क्या इसका आंसर होगा, पहले आप बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 13 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों को ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। समस्यात्मक बालक की पहचान करके उसकी समस्या का समाधान ढूंढने का प्रयास करें और उसे व्यक्तिगत ध्यान केंद्रित के अंदर रखें। तो आप लोगों का जो प्रश्न क्रमांक 13 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। क्योंकि देखो, अगर प्रश्न में पॉजिटिव टाइप से है तो आंसर भी आप लोग को पॉजिटिव लेना है। समस्या का समाधान करने के लिए ही आप लोगों को एक टीचर के रूप में सोचना है ना। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 13 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और प्रश्न को भी पढ़ोगे तो आप लोग को समझ में आएगा आप एक समस्यात्मक बालक के साथ कैसा व्यवहार करेंगे बोल रहे हैं। तो व्यवहार आप ऑप्शन ए की तरह ही ना करोगे, ना कि आप कठोर व्यवहार करोगे कि बालक को निष्कासित कर दोगे, या आप लोग समस्या बालक को धैर्यपूर्वक व्यवहार करोगे और उसकी समस्या को ना बनाए ये करोगे। ये सारे के सारा तीनों जो ऑप्शन है वो नेगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव में ऑप्शन नंबर एक केवल हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप लोगों को सॉल्व करते हुए चलना है। मैं आप लोगों को शॉर्ट में इसको बताया हूँ। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 14 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। नीचे दिए गए कथन को पढ़िए तथा सत्य कथन को चुनिए। शिक्षा के मार्ग में बाधाएं हैं। पहला, घर से विद्यालय की दूरी का अधिक होना। दूसरा, सामाजिक सांस्कृतिक परंपराओं का ना होना। तीसरा, बच्चों का अच्छा स्वास्थ्य एवं पोषण का होना। चौथा, विद्यालय में लिंग आधारित शिक्षा का होना। ऑप्शन ए, कथन एक और कथन दो सही है। ऑप्शन बी, कथन एक और कथन चार सही है। ऑप्शन सी, कथन तीन और कथन चार सही है। या ऑप्शन डी, कथन एक और कथन दो सही है। तो क्या इसका आंसर होगा, बताइए पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 14 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों को ऑप्शन नंबर बी, कथन एक और कथन चार सही है, करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो सबसे पहले प्रश्न को देखो क्या कहे, ये जो बोला है वो देखो सत्य कथन को चुनिए बोला है। शिक्षा के मार्ग में बाधाएं हैं, तो कौन कौन सा शिक्षा के जो मार्ग में वो बाधाएं वो आप लोगों को बताना था। तो सबसे पहला फर्स्ट को देखो, घर से विद्यालय की दूरी का अधिक होना। तो अगर घर से विद्यालय की दूरी अधिक होगा ना तो बच्चे स्कूल जाने से कतराएंगे, बहुत दूर है बल्कि जाते जाते ही थक जाएंगे और आते आते उसका हालत है वो खराब हो जाएगा। तो इसलिए जो शिक्षा के मार्ग में बाधा है वो वाला जो है वो हो जाएगा पहला। उसके अलावा चौथा को देखो आप लोग, विद्यालय में लिंग आधारित शिक्षा होना। तो ये बताओ, लिंग आधारित अगर शिक्षा होगा, लड़कियों को ज़्यादा पढ़ाया जाएगा या लड़कों को ज़्यादा पढ़ाया जाएगा, लड़कियों को कम प्राथमिकता दिया जाएगा। तो इस प्रकार की जो शिक्षा है वो भी शिक्षा के मार्ग में बाधा होगा ना। उसके अलावा दूसरा को देखो, सामाजिक सांस्कृतिक परंपराओं का होना। तो ये तो किसी प्रकार की बाधा नहीं करता, वो तो अपनी अपनी परंपराएं होती है। उसके अलावा तीसरा को देखो, बच्चे का अच्छा स्वास्थ्य एवं पोषण का होना। तो अच्छा स्वास्थ्य और पोषण होगा तब ना बच्चा अच्छा पढ़ पाएगा। तो ये दोनों के दोनों पॉजिटिव हो जाता है। लेकिन पहला को देखोगे और चौथा को देखोगे वो जो आप लोगों का निगेटिव टाइप से हो जाएगा, क्योंकि बाधा को पूछा है ना। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 14 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 15 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। कला शिक्षण के संबंध में इनमें से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए, कला शिक्षण के संदर्भ में सही और गलत की धारणाओं से बचा जाना चाहिए। ऑप्शन बी, कला शिक्षण में अनुभवों, अभिव्यक्ति व कल्पनाओं को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ऑप्शन सी, कला शिक्षण की कक्षा हमेशा समावेशी होनी चाहिए। या ऑप्शन डी, कला शिक्षण में आसपास की दुनिया को समाज के नजरिए से देखा जाना चाहिए। तो क्या इसका आंसर होगा, पहले आप बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 15 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। कला शिक्षण में आसपास की दुनिया को समाज के नज़रिए से देखा जाना चाहिए, सही हो जाएगा। कैसे? तो प्रश्न क्रमांक 15 क्या कहा है, कला शिक्षण के संबंध में इनमें से कौन सा कथन असत्य है पूछा है, मतलब गलत है ये पूछा है। तो गलत केवल ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो सबसे पहला आप लोग ना ये जो कला शिक्षण है ना उसके बारे में थोड़ा सा जान लो। ठीक है, कला शिक्षण से छात्रों को अपने विचारों को व्यक्त करने, अवलोकन का कौशल विकसित करने और आत्मविश्वास हासिल करने और रचनात्मकता को बढ़ावा देने में मदद मिलती है, ये कला कहलाता है। इसके अलावा कला शिक्षण से छात्रों में मानसिक आत्मविश्वास का विकास होता है, ये बात भी आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, और केवल जो असत्य जो है ना वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो इस प्रकार
से प्रश्न क्रमांक 15 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से करते हुए चलते हैं, ध्यानपूर्वक आप लोग पढ़िएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 16 को पढ़िए। शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए, ऑप्शन बी अच्छे नोट्स लिखवाना, ऑप्शन सी विषय से संबंधित आवश्यक जानकारी प्रदान करना, या ऑप्शन डी छात्र की चिंतन शक्ति को विकसित करना। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 16 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों को ऑप्शन नंबर डी छात्रों की चिंतन शक्ति को विकसित करना करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो शिक्षण का मुख्य उद्देश्य पूछा है, तो शिक्षण मतलब पढ़ाने का जो मुख्य उद्देश्य है वो हो जाएगा छात्रों की चिंतन शक्ति को विकसित करना ना, उसके सोचने समझने की जो शक्ति है उसको बढ़ावा देना, वो करेक्ट हो जाएगा ना। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 16 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 17 को पढ़िए। कक्षा में सृजनात्मक चिंतन के विकास हेतु शिक्षक चाहिए कि वह कक्षा में ऑप्शन ए उन्मुख वातावरण रखे, ऑप्शन बी छात्रों को नियंत्रित रखे, ऑप्शन सी उन्हें परंपराओं से न हटने दे, या ऑप्शन डी कदम कदम पर उनको सही दिशा प्रदान करे। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 17 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। कदम कदम पर उनको सही दिशा प्रदान करे करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो कक्षा में सृजनात्मक चिंतन विकास करने हेतु शिक्षक को चाहिए, शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो बालक को कदम कदम पर उनको दिशा निर्देश देना चाहिए ना, मतलब छात्रों की सृजनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए शिक्षक को उन्मुख वातावरण बनाए रखना चाहिए, और सृजनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए एक शिक्षक को बच्चों को नवीन सोच के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, उनको नवीन नए नए तरीके से सोचने समझने और उसके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है इसके लिए उसको दिशा निर्देश देनी चाहिए, है ना। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 17 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से करते हुए चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 18 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। शिक्षण अभियोग्यता का अर्थ है ऑप्शन ए शिक्षक बनने की इच्छा, ऑप्शन बी शिक्षण कार्य में लगना, ऑप्शन सी शिक्षक का कार्य करने हेतु अपेक्षित सभी योग्यता, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए। और इस प्रकार की छोटा छोटा प्रश्न इसलिए लाता हूँ क्योंकि देखो इसको शिक्षक भर्ती में पूछा गया है तो इंपॉर्टेंट होता है ऐसे प्रश्न, ठीक है। तो क्या इसका आंसर होगा पहले आप बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 18 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोग को ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। शिक्षण का कार्य करने हेतु अपेक्षित सभी योग्यताएं करेक्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले आप प्रश्न क्रमांक 18 को पढ़ोगे तो आप लोगों को पता चलेगा शिक्षण अभियोग्यता का अर्थ है, शिक्षण अभियोग्यता का जो अर्थ है ना वो शिक्षण का कार्य करने हेतु अपेक्षित जो योग्यताएं हैं ना वो करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 18 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से करते हुए चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 19 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। यदि आप धीमी गति से टाइप कर रहे हैं जो आपकी पिछली नौकरी में धीमी वृद्धि का मुख्य कारण है तो ऑप्शन ए आप आधे अधूरे मन से अपनी टाइपिंग स्पीड सुधारने की कोशिश करेंगे, ऑप्शन बी आप अपनी टाइपिंग गति में सुधार करने के लिए पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करेंगे, ऑप्शन सी आप कुछ नहीं करते, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 19 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोग को ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। मुझे आशा है कि बहुत लोगों ने ना सही आंसर ऑप्शन नंबर बी को ही लिया होगा। क्यों? तो इसमें पॉजिटिव देखा गया है, आप लोगों ने देखा होगा, मैंने आप लोग को बार बार बताया हूँ। इस हिसाब से आप अपनी टाइपिंग गति में सुधार करने के लिए पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करेंगे। तो आपकी नौकरी में धीमी वृद्धि का कारण है जो आपकी टाइपिंग स्किल है, तो आप अपनी टाइपिंग स्किल को बढ़ाने के लिए क्या करोगे? तन मन धन से तीनों प्रकार से आप लोग अपनी जो स्किल है उसको सुधारने के लिए काम करोगे ना, पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करोगे ना। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 19 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से करते हुए चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 20 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। शिक्षण की उत्तम प्रणाली वह है जिसमें ऑप्शन ए प्रश्नोत्तर की आवश्यकता ना पड़े, ऑप्शन बी अध्यापक छात्रों से प्रश्न पूछे, ऑप्शन सी छात्र अध्यापक से शंका समाधान करे, या ऑप्शन डी अध्यापक और छात्र दोनों प्रश्न पूछे। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 20 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोग को ऑप्शन नंबर डी अध्यापक और छात्र दोनों प्रश्न पूछे करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो सबसे पहला प्रश्न 20 क्या का है? शिक्षण की उत्तम प्रणाली वह है जिसमें, मतलब एक उत्तम शिक्षण प्रणाली कौन सा है जिसमें अध्यापक और छात्र दोनों प्रश्न पूछे। कैसे? तो कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो अध्यापक को पूछने चाहिए, मतलब छात्रों से, और कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो बच्चों को समझ में नहीं आता, जो बच्चों के लिए लगता है उनको क्यूरियोसिटी को बढ़ावा देने वाली है, तो उस प्रकार के प्रश्न छात्र भी पूछे। मतलब आप लोग का जो
प्रजातांत्रिक वातावरण है वो बनाए रखने के लिए ऑप्शन नंबर डी उचित हो जाएगा, शिक्षण का जो उत्तम जो प्रणाली है वो। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 20 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से करते हुए चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 21 को पढ़िए। शिक्षक को अपने विषय शिक्षण के अलावा विद्यालय के अन्य कार्य में सहयोग करना चाहिए क्योंकि ऑप्शन ए, इसमें विद्यालय में झगड़े कम होते हैं। ऑप्शन बी, विद्यालय में इससे अच्छा परिवेश बन जाता है। ऑप्शन सी, यह विद्यालय की छवि बनाए रखने के लिए आवश्यक है। या ऑप्शन डी, विद्यालय में शिक्षक एक दूसरे की होड़ में कार्य करते हैं। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 21 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोग का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, विद्यालय में इससे अच्छा परिवेश बन जाता है, करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो सबसे पहला प्रश्न को पढ़ो, क्या कहा है। शिक्षकों को अपने विषय शिक्षण के अलावा विद्यालय के अन्य कार्य में सहयोग करना चाहिए क्योंकि, तो अन्य एक शिक्षक जो है वो अपने विषय को पढ़ाने के अलावा और क्या करना चाहिए, तो और क्या सहयोग करना चाहिए, तो उसमें हो जाएगा विद्यालय में इससे अच्छा परिवेश बना रहेगा। मतलब एक शिक्षक को चहुमुखी होना चाहिए, मतलब सभी प्रकार के कार्य करने चाहिए जो एक विद्यालय के अच्छा परिवेश बनाने में मदद करेगा। जो शिक्षक है वो सभी प्रकार से कार्य करेगा, सभी का सहयोग करेगा, तभी ना वो एक अच्छा परिवेश जो है वो बना सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 21 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से करते हुए चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 22 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। शिक्षकों को राष्ट्रीय भावना का विकास हेतु क्या कदम उठाना चाहिए। तो क्या कदम उठाना है आप लोगों को ये बताना है, अपने आप को रख करके सोचिएगा आप लोग, ठीक है। ऑप्शन ए, राष्ट्रीय भाषा का अधिकाधिक प्रयोग करना चाहिए। ऑप्शन बी, विद्यालय में ऐसे कार्यक्रम का आयोजन करना चाहिए जिससे छात्रों में राष्ट्रीय भावना जागे। या ऑप्शन सी, राष्ट्रीयता के विरोधी तत्वों का दमन करना चाहिए। या ऑप्शन डी, पूरे राष्ट्र के लिए एक ही जैसे विषय वस्तु की वकालत करनी चाहिए। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 22 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों को ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, विद्यालय में ऐसे कार्यक्रम का आयोजन करना चाहिए जिससे छात्रों में राष्ट्रीय भावना जागे। कैसे? तो सबसे पहला प्रश्न क्रमांक 22 को पढ़ो, क्या कहे। शिक्षकों को राष्ट्रीय भावना का विकास हेतु क्या कदम उठाने चाहिए। तो शिक्षकों को बच्चों में ना राष्ट्रीय भावना को विकास हेतु ना विद्यालय में आप लोगों ने देखा होगा कि अनेक प्रकार की जो कार्यक्रम है उसका आयोजन किया जाता है जिससे बच्चों में क्या होता है, राष्ट्रीयता की भावना विकास होता है। जैसे हमारी जो फ्रीडम फाइटर होते हैं, स्वतंत्रता सेनानी होते हैं, तो उस प्रकार की जो उसकी जयंती होती है उसको मनाया जाता है, उसके बलिदान के बारे में बताया जाता है। इससे छात्रों में राष्ट्रीयता की भावना जागृत होता है ना, तो उसका कार्यक्रम के जरिए ही बताया जाता है ना। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 22 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 23 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। एक अध्यापक के रूप में आप अपना शाम का समय किस कार्य में लगाना पसंद करेंगे। ऑप्शन ए, राजनीति की चर्चा करने में। ऑप्शन बी, मनोरंजन कार्य में। ऑप्शन सी, धन प्राप्ति के अन्य कार्य में। या ऑप्शन डी, सामाजिक कार्य में। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए आप, अपने आप को वहाँ रखिए, उसके बाद बताइए क्या इसका पॉजिटिव आंसर होगा। तो प्रश्न क्रमांक 23 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सामाजिक कार्य में करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो सबसे पहला प्रश्न 23 को पढ़ो, क्या कहा है। एक शिक्षक के रूप में आप अपना शाम का समय किस कार्य में लगाना पसंद करेंगे। तो वो आप लोगों का सामाजिक कार्य में हो जाएगा। कैसे? तो अगर आप लोग नैतिकता को आधार मान कर के अगर की सोचोगे ना, पॉजिटिव आंसर लेकर के सोचोगे तो सामाजिक कार्य में करेक्ट हो जाएगा। लेकिन जनरली अभी के शिक्षक, अभी के टीचर जो होते हैं वह ऐसा सोचते नहीं, वो अधिकतर राजनीतिक चर्चा करते हैं, मनोरंजन के कार्य करते हैं और धन प्राप्ति के अन्य कार्य में लग जाते हैं, ठीक है। लेकिन सामाजिक कार्य उतना करना पसंद नहीं करते। लेकिन एक शिक्षक होने के नाते शिक्षक की तरह सोचोगे ना, और अगर पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग सोचते हैं ना, तब ये सामाजिक कार्य करेक्ट हो जाए, मॉरल तरीके से सोचेंगे तब होता है, ठीक है। लेकिन ऐसे निगेटिव टाइप्स नहीं लेना, ठीक है। हमारा सोच ऐसा रहता है, जनरली होता है, चाहे आप मानो चाहे ना मानो, ऐसा होता है, ये जितनों है वो। लेकिन हमको क्या है, आंसर को लेना है जो व्यापम चाहता है उस आधार पर, ठीक है। तो ये आप लोग का ऑप्शन नंबर डी, सामाजिक कार्य में करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 23 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप लोगों का एक कोड प्रश्न फिर से आ गया, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 24 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन पहला को पढ़िए। संचार को शैक्षणिक संस्थान सहित समाज को प्रभावित करने वाली सामाजिक कारकों में से एक रूप में देखा जाता है। कथन दूसरा को पढ़िए। संचार उस मामले के लिए किसी भी समाज की सांस्कृतिक सेटिंग्स को विकसित करने, बनाए रखने और बदलने में मदद करती है। उसके अलावा इसको पढ़िए। उपरोक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्प में से सबसे उपयुक्त उत्तर चुनें।
ऑप्शन ए को देखो, कथन एक और कथन दो दोनों सही है। ऑप्शन बी, कथन एक और कथन दो दोनों गलत है। ऑप्शन सी, कथन एक सही है लेकिन कथन दो गलत है। या ऑप्शन डी, कथन एक गलत है लेकिन कथन दो सही है। तो क्या इसका आंसर होगा, बताइए पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 24 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोग का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। कथन एक सही है लेकिन कथन दो गलत है। कैसे? तो चलिए सबसे पहला ध्यानपूर्वक कथन एक को पढ़ो, क्या कहा है। संचार को शैक्षणिक संस्थानों सहित समाज को प्रभावित करने वाले सामाजिक कारकों में से एक रूप में देखा जाता है। तो ये वाला जो कथन है वो सही होगा। जो संचार है उसको शैक्षणिक संस्थानों सहित समाज को प्रभावित करने वाले जो सामाजिक कारकों है ना, उस रूप में देखा जाता है। तो ये वाला सही हो जाएगा। उसके अलावा चलिए कथन दूसरा को पढ़िए। संचार उस मामले के लिए किसी भी समाज की संस्कृति सेटिंग को विकसित करने, बनाए रखने और बदलने में मदद करती है। तो ये वाला जो कथन है ना वो आप लोग का गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 24 का जो करेक्ट आंसर है ना, ऑप्शन नंबर सी आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। एक सही है लेकिन कथन दूसरा गलत हो जाएगा। एक दूसरे से रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं है, इसके जस्ट अपोजिट है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 24 का कौन सा आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 25 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। नीचे लिखे कथनों को ध्यान में रखकर सही विकल्प चुनें। कथन पहला को पढ़िए। व्यक्ति जिस क्रिया को बार बार करता है उसे शीघ्र सीख जाता है। कथन दूसरा को पढ़िए। यह सीखने का तत्परता का नियम की व्याख्या है। ऑप्शन ए, कथन एक सत्य है और कथन दो असत्य है। ऑप्शन बी, कथन एक असत्य है और कथन दो सत्य है। ऑप्शन सी, कथन एक व कथन दो दोनों सत्य है। या ऑप्शन डी, कथन एक व कथन दो दोनों असत्य है। तो क्या इसका आंसर होगा, पहले आप बताइए। बहुत इजी है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है ये। तो प्रश्न क्रमांक 25 का जो करेक्ट आंसर है वो मैं आप लोगों के लिए होमवर्क के तौर पर छोड़ देता हूँ। कोई ना कोई मेरे क्लास में ऐसा प्रश्न होता है जिसे मैं आप लोगों को होमवर्क देता हूँ, और होमवर्क मेरा देने का मतलब ये रहता है कि आप लोग खुद से खोजबीन के माध्यम से इसका आंसर दो। खुद सोचो ना, ईजी तो है, कोई ज़्यादा बड़ी बात थोड़ी ना इसका आंसर। तो चलिए मैं इस उम्मीद के साथ आगे नेक्स्ट प्रश्न करता हूँ कि आप लोग इसका आंसर अवश्य दोगे। अगर आंसर दोगे ना तो मैं सही होगा तो सही बताऊँगा, अगर गलत होगा ना तो उसका सही आंसर आप लोगों को अवश्य दूंगा। ठीक है, 24 घंटे के अंदर आप लोग को रिप्लाई दूंगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 26 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। एक प्रभावी शिक्षण का अर्थ निम्नलिखित सभी एक को छोड़कर है। ठीक है, ऑप्शन ए, एक शिक्षक उत्साह के साथ पढ़ाता है। ऑप्शन बी, एक शिक्षक अपने छात्रों में दोष ढूंढता है। ऑप्शन सी, एक शिक्षक वर्ग नियंत्रण की तुलना में शिक्षण पर अधिक बल देता है। ऑप्शन डी, एक शिक्षक पाठ्यक्रम पूरा करने के बजाय विषय वस्तु को समझने में रुचि रखता है। तो क्या इसका आंसर होगा, बताइए। प्रश्न को दोबारा पढ़ लीजिए तब अच्छे से आप लोगों को समझ में आएगा। तो बताइए इसका क्या आंसर होगा। तो प्रश्न क्रमांक 26 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोग का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। एक शिक्षक अपने छात्र में दोष ढूंढता है, करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो सबसे पहला प्रश्न क्रमांक 26 को पढ़ोगे तो आप लोगों को समझ में आएगा कि एक प्रभावी शिक्षण का अर्थ निम्नलिखित सभी एक को छोड़कर है। एक को छोड़कर है बोला है, तो ऑप्शन नंबर बी को छोड़कर ना जितने भी एक प्रभावी शिक्षण का जो अर्थ है ना वो सभी है। कैसे? तो प्रभावी शिक्षण का हम लोग को अर्थ ढूंढना है। ठीक है, तो सबसे पहला ए को देखो। एक शिक्षक उत्साह के साथ पढ़ाता है, तो उत्साह के साथ पढ़ाना एक प्रभावी शिक्षण होगा ना, अच्छा पढ़ाना ही होगा ना, उत्साह के साथ पढ़ाना, तो ये करेक्ट हो जाएगा। उसके अलावा सी को देखो। एक शिक्षक वर्ग नियंत्रण की तुलना में शिक्षण पर अधिक बल देता है, मतलब वर्ग नियंत्रण अलग अलग कैटेगरी छांटने से ज़्यादा अच्छा शिक्षण पर अधिक बल देता है, मतलब पढ़ाने पर अधिक बल देता है। तो ये भी आप लोग का पढ़ाने का जो प्रभावी जो शिक्षण है उसमें करेक्ट हो जाएगा। उसके अलावा डी को देखो आप लोग। एक शिक्षक पाठ्यक्रम पूरा करने के बजाय विषय वस्तु को समझाने में रुचि रखता है, तो एक जो अच्छा शिक्षक होता है, जो उपयुक्त शिक्षक जो होता है ना, वो सिलेबस कंप्लीट कराने की बजाय बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर कराने में जो है ना वो रुचि रखता है। मतलब आप लोगों को अलग अलग टॉपिक को मैं समझाता हूँ ना, अलग अलग आप लोगों को मैं हमेशा बोलता हूँ ना कि आपको जो विषय वस्तु उसको समझना है, जो टॉपिक है उसको समझिए, रटिएगा मत। मैं सिलेबस को एकदम कंप्लीट कराने पर जोर नहीं देता, लेकिन मैं जितना भी आप लोग को पढ़ाता हूँ ना उसको अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ ना। तो सेम टू सेम ऑप्शन नंबर डी भी बोला है, तो ये एक उचित शिक्षण का उदाहरण होगा। तो तीनों के तीनों देखो, ऑप्शन ए, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी ना आप लोग का जो प्रभावी शिक्षण है वो उसका अर्थ को बताता है। लेकिन ऑप्शन बी को देखो, एक शिक्षक अपने छात्र के दोष को ढूंढता है, तो कौन शिक्षक जो होगा वो अपने जो स्टूडेंट का दोष को ढूंढेगा कि आपकी ये गलती है, ये गलती है, ऐसा कोई बताएगा क्या? और एक को छोड़कर बोला है ना, तो इसे ही छोड़कर बाकी सब होगा। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 26 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी आप लोग का करेक्ट हो
जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से करते हुए चलते हैं। चलिए इसका आंसर आप लोग आसानी से दे दोगे, मैं इसका उम्मीद करता हूँ। प्रश्न क्रमांक 27 को पढ़िए। प्राय किसी व्यवसाय का चयन निर्भर करता है। आप लोग ये बताना कि आप लोग ना शिक्षक बनने का जो व्यवसाय है उसे क्यों चुने हैं, आप लोग ये बताना, ठीक है। ऑप्शन ए, उस व्यवसाय में प्रवेश की संभावनाओं पर। ऑप्शन बी, उस व्यवसाय से होने वाले धन उपार्जन पर। ऑप्शन सी, व्यवसायकर्ता की रुचि एवं योग्यता के आधार पर। या ऑप्शन डी, विद्यालय में चयनित विषय के आधार पर। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए, अपने आप को खुद रख करके बताइएगा, ठीक है। तो प्रश्न क्रमांक 27 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोग का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। व्यवसायकर्ता की रुचि एवं योग्यता के आधार पर करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो आप लोग मुझे ये बताओ कि अगर आप लोग अभी जो डीएलएड प्री डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो और भविष्य में आप लोग शिक्षक बनना चाहते हो, तो आप लोग ये बताओ शिक्षक बनने का जो व्यवसाय है वो आप लोगों ने क्यों चयन किया, ये आप लोग ये बताओ। क्योंकि आप लोगों ने दूसरों को देखा होगा और अपने आप में रुचि पैदा हुआ होगा ना कि हाँ, मुझे इस शिक्षक जैसा ही बिल्कुल मुझे भी शिक्षक बनना है। और आप लोग की रुचि है पढ़ाने में, शिक्षक की जो जॉब है उसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हो और आप लोगों की अपनी योग्यता के आधार पर ही अभी तैयारी कर रहे हो ना, और आप लोगों को अपनी योग्यता के आधार पर ही उस व्यवसाय पे जो वो होगा मिलेगा ना, जो जॉब है वो मिलेगा ना। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 27 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किसी व्यवसाय का जो चयन निर्भर करता है वो उसकी व्यवसायकर्ता की रुचि और योग्यता पर निर्भर करता है। आपकी योग्यता होगा तो आप लोग का जो डीएलएड का जो कोर्स है उसमें एडमिशन मिलेगा, उसके बाद एग्जाम फाइट करके आप लोग टीचर बन पाओगे। आपकी योग्यता और आप लोग की रुचि करेगा ना कि आप शिक्षक बनोगे या नहीं। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 27 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से करते हुए चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 28 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। अवधारणा निर्माण निर्भर करता है खाली स्थान पर। ऑप्शन ए कल्पना, ऑप्शन बी स्थानांतरण, ऑप्शन सी विजन या ऑप्शन डी अधिगम सीखना। तो किस पर निर्भर करता है आप लोग ये बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 28 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोग का ऑप्शन नंबर डी अधिगम सीखना पर निर्भर करता है। कैसे? तो अवधारणा निर्माण निर्भर करता है। अवधारणा कहने का मतलब किसी चीज के बारे में आप लोग की जो सोच है ना वो आप लोगों की अवधारणा कहलाता है। मतलब कि कोई चीज को अगर आप लोग देखे नहीं होंगे फिर भी आप लोग उसके बारे में अवधारणा बना ले होंगे कि वो चीज है ना ऐसा होता होगा, ये होता होगा, वो होता होगा, तो वो अवधारणा कहलाता है। और अवधारणा का जो निर्माण है वो आप लोग का अधिगम मतलब जो सीखना है, आप लोग का जो लर्निंग है ना उस पर डिपेंड करता है। क्योंकि आपका लर्निंग ही डिसाइड करेगा ना कि आप लोग का किस प्रकार की अवधारणा बनता है। कल्पना नहीं होगा, ठीक है, ये मत सोचिएगा। कल्पना मतलब आप लोग सिर्फ सीमित जो सोच होता है उसको करता है। विजन भी नहीं होगा, स्थानांतरण भी नहीं होगा, ठीक है। केवल अधिगम जो लर्निंग है ना वो हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 28 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 29 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। प्रथम वैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसने की थी? तो आप लोग को बताना है कि प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना है ना किसने किया था, आप लोग को ये बताना है। 2023 की शिक्षक भर्ती में पूछा गया है, ये बात आप लोग को याद रखना है। ऑप्शन ए गाल्टन, ऑप्शन बी कर्ट लेविन, ऑप्शन सी वुंट या ऑप्शन डी वॉटसन। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 29 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोग का ऑप्शन नंबर सी वुंट करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो प्रथम मनोवैज्ञानिक जो प्रयोगशाला की स्थापना है ना वो वुंट ने किया था, ये बात आप लोगों को याद रखना है। ऐसा जो टॉपिक है उसे आप लोगों को रटना पड़ेगा, मैं साफ साफ आप लोगों को बोल दे रहा हूँ। और आप लोगों के लिए एक होमवर्क है कि आप लोग ये देखिएगा कि ये जो प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की जो स्थापना है ना वो वुंट ने किया था, लेकिन प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कहाँ स्थापित किया गया ये आप लोगों को सर्च करना है, ठीक है। ये आप लोगों को सर्च करना है और पता करना है। ऐसे प्रश्न पूछा जा सकता है आप लोगों से, तो खुद एक बार सर्च कर लीजिए क्लास लास्ट होने के बाद, ठीक है। चलिए और बताइएगा कमेंट करके क्या इसका आंसर होगा, ठीक है। मतलब प्रथम मनोवैज्ञानिक जो प्रयोगशाला है ना वो कहाँ स्थापित किया गया ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। चलिए आज के क्लास के अंतिम प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़िए, प्रश्न क्रमांक 30 को। अधिगम उद्देश्यों का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए अधिगम अनुभव, ऑप्शन बी संक्षिप्त परिणाम, ऑप्शन सी शैक्षिक उपलब्धियां, ऑप्शन डी अधिप्रेत अधिगम परिणाम। तो क्या इसका आंसर होगा अब बताइए। और शिक्षक भर्ती 2023 में इसको भी पूछा गया सहायक शिक्षक में, ठीक है। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 30 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोग का ऑप्शन नंबर डी अधिप्रेत अधिगम परिणाम करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो अधिगम उद्देश्यों का जो अर्थ है जो है ना मतलब सीखने का जो अर्थ है ना जो उसका उद्देश्य है ना उसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आप लोग का अधिप्रेत अधिगम परिणाम से हो जाएगा। मतलब सीखने के बाद जो आप लोगों को परिणाम मिलेगा, जो आप लोग लर्न कर पाओगे, सीख पाओगे ना, वो अधिप्रेत अधिगम परिणाम कहलाता है। मतलब अधिगम उद्देश्य का अर्थ होता है ये वाला जो संक्षिप्त होता है वो आप लोग को याद रखना है संक्षिप्त में, ठीक है। तो इस
प्रकार से प्रश्न क्रमांक 30 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अधिप्रेत अधिगम परिणाम जो है वो करेक्ट हो जाएगा। इतनी सी बातें आप लोगों को याद रखना है। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना, ताकि इस प्रकार की जब भी मैं क्लास लेकर आऊँ सबसे पहले आप लोग तक की मिले, ठीक है। और इसका जो पीडीएफ है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, तो जाकर के सर्च मार लीजिए टेलीग्राम चैनल पर बाय एमडी धीवर करके, वहाँ आप लोगों को ये जो इसका पीडीएफ है वो आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। चलिए इसी प्रकार से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।